हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है दिव्या और हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट जीके क्विज, जिसमें कि सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं। आपको बता दें कि हम लोग इसमें करने वाले हैं रैंडम क्विज, जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं और इस टाइप से प्रश्न बन सकते हैं आने वाली आगामी एग्जाम्स में, जिसमें आप चाहे किसी भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं या फिर पीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर आप किसी भी स्टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे इसमें और होंगे पॉलिटी के। ठीक है, आपको मैं बता दूं पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे एंड इसमें होंगे जियोग्राफी के क्वेश्चन। देखिए, इसमें सारे प्रश्न मिक्स किए गए हैं। आपको थोड़ा सा देखना चाहिए कि सारे प्रश्न आप एक साथ क्विज कर सकते हो या नहीं, इसलिए आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदे की बात है ये। तो आप लोग सभी स्टार्ट हो जाइए, तैयार हो जाइए इस क्लास को करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, भारत का सामान्य ज्ञान पहले जीएस से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपको बता दें कि यूएनडीपी का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जो गरीब उन्मूलन, सतत विकास और आर्थिक असमानता को कम करने के लिए काम करती है। दूसरी बात, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ध्यान रखिए, इसका मुख्यालय कहाँ आएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। हाँ, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना हुई थी सन 1965 में। ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि यूएनडीपी की स्थापना 1965 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, यूएनडीपी का फुल फॉर्म आपको पता चल गया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री का जन्म ऐसी तिथि को हुआ है जो 4 वर्षों पर आती है? मतलब आप समझे होंगे कि 4 वर्षों की बात कह रहे हैं, तो ये लगभग आपको पता होगा कि 4 वर्षों में आने वाली 29 फरवरी की बात करेंगे। ठीक है ना? तो आपको बताना है कि किस प्रधानमंत्री का जन्म इस तिथि को आता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के बारे में देख लीजिए कि ये जो थे भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, इनका जन्म 29 फरवरी को हुआ था, 1896 को हुआ था। और 29 फरवरी एक लीप तिथि है जो हर साल 4 वर्षों में आती है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको समझ गए होंगे कि मोरारजी देसाई जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इनका जन्म तिथि है 29 फरवरी 1896। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जनसंघ की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951। देख लेते हैं, भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को हुई थी। ध्यान रहे क्या हुआ था, 21 अक्टूबर 1951 को स्थापना हुई थी इसकी। जनसंघ एक हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्थापित किया था। ध्यान रहे, ये प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किसने की थी? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। ठीक है ना, एसपी मुखर्जी। ठीक है,
इन्होंने इसकी स्थापना की थी। यह पार्टी बाद में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में बदल गई। ठीक है, राजनीतिक पार्टी के बारे में बात की गई है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है। थोड़ा सा भाषा को समझिए कि पक्ष परिवर्तन मतलब जो पार्टी बदलने की बात कहते हैं, कि जो कि है कौन सा आर्टिकल जो है दल बदल कानून के तहत बनाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। भारतीय संविधान के 52वें संशोधन के तहत संसद में पक्ष परिवर्तन से संबंधित निषेध कानून लागू किया गया है। इसे अंतर्गामी आदान प्रदान मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जाना जाता है। इसको खासकर जाना जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से इसको जाना जाता है और यह संशोधन 1985 में लागू हुआ था। ठीक है, इसका स्टार्ट कब से हुआ? 1985 से यह 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 से लागू होता है और इसके तहत संसद के सदस्यों को अपने दल से अलग होकर दूसरे दल में जाने पर, दल परिवर्तन करने पर निषिद्ध किया गया है। मतलब कि एक राजनीतिक दल से व्यक्ति, जो नेता राजनेता है, वह दूसरे पार्टी में यदि जाता है तो उसका पद निषिद्ध कर दिया जाएगा। इस कानून का उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखना और लोकतंत्र की रक्षा करना है। अर्थात कि चलिए इसको मैं बाद में आपको डिटेल में समझाऊंगी। जैसे कि एमपी में सीएम सरकार के द्वारा, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जब सारे विधायकों ने पार्टी बदली थी, उस टाइम ये लॉ काम करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। मतलब कि ये जो बात कर रहे हैं SC ST के बारे में बात कर रहे हैं। SC ST के लिए जो कौन सा नियम है, किस अनुसूची में इनके बारे में, सॉरी थोड़ा सा इसको देख लें कि ST नहीं आएगा, केवल SC के लिए, अनुसूचित जाति के लिए कौन सी अनुसूची में इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल्स में कहा गया है। प्रश्न नंबर 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए इसको थोड़ा सा कि भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची जो 5th शेड्यूल है, इसमें विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। यह जनजाति की बात नहीं, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण और उनकी स्वायत्तता के लिए प्रावधान करती है, ताकि इन क्षेत्रों में आदिवासियों के अधिकारों और हितों की रक्षा की जा सके। मतलब ये जो अनुसूची है, इसमें SC को रिजर्व किया गया है। शेड्यूल कास्ट में आने वाले लोगों के लिए विशेष उपबंध और प्रावधान इसमें वर्णित हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का मतलब भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त मीटिंग कौन बुला सकता है। प्रश्न नंबर 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा स्पीकर। आपको पता होगा कि लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। मतलब कि दोनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है, लोकसभा स्पीकर। और जब ये नहीं होते हैं तो इसका उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। और उसकी उपस्थिति में आपको बता दें कि राज्यसभा के उपाध्यक्ष द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जाती है। अगला प्रश्न है,
राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए क्या कहता है कि राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। इनमें से 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा चुने जाते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। ठीक है, टोटल कितना नंबर हो सकता है? 250। इसमें क्या होता है, 238 जो कि अपने अपने क्षेत्रों से चुन कर आते हैं, इलेक्शन जीत कर आते हैं, और 12 सदस्य जो होते हैं नॉमिनेट किए जाते हैं किसके? प्रेसिडेंट्स के द्वारा। प्रेसिडेंट के द्वारा 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं, जो कि अपने क्षेत्र में या फिर जो आपको बता दें कि जो अपने क्षेत्र में जिसने भी कुछ उपलब्धि हासिल की है या कुछ ठीक ठाक सा काम किया है, तो उसमें से किसी भी व्यक्ति को यह नामित कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 8। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? यूपीएससी के बारे में कह रहा है ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। देखिए, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यह नियुक्ति संविधान द्वारा राष्ट्रपति के अधिकारों में शामिल है, मतलब प्रेसिडेंट के पास यह पावर होती है कि वह इसका नियुक्ति कर सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की। अगला है प्रश्न नंबर 9। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहले किस नेता का निधन हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। थोड़ा समझ लीजिए इसको, क्या बात कर रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 के पश्चात जो सबसे पहले कोई नेता डेड हुआ था या जिनकी मृत्यु हुई थी, तो वह थे महात्मा गांधी। ठीक है, स्वतंत्र प्राप्ति के बाद सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी का निधन हुआ था। उनका निधन 30 जनवरी 1948 को हुआ था। ये चीज़ याद रखिए, कब हुआ था? 1948, 13 जनवरी 1948 को इनका निधन हुआ था, और इसी दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है हर वर्ष। अब आपको बताना है कि इनका जन्म कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, और इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जी, प्रश्न नंबर 10 है कि भारत ने अपने पहले क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला? भारत ने अपना पहला क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला था? प्रश्न क्रमांक 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1932 में। थोड़ा सा देख लीजिए कि भारत ने अपना पहला क्रिकेट टेस्ट 15 से 18 जून 1932 को खेला था। 1932 को खेला गया था, जो कि इंग्लैंड के साथ था, इंग्लैंड के खिलाफ। ठीक है, इंडिया और इंग्लैंड था इसमें। इंडिया और इंग्लैंड। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 11 है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जूडो। जापान का राष्ट्रीय खेल सुमो है, सुमो या जूडो, लेकिन आपके विकल्पों में सुमो का भी शामिल नहीं है। ठीक है, इसमें ये स्पेलिंग मिस्टेक में होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
प्रश्न नंबर 12 है, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ IBF की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन है सन 1934, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1811, ऑप्शन डी 1896। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जरा, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ की स्थापना 5 जुलाई 1934 को लंदन में हुई थी। ध्यान रहे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, IBF की थी 1934 में। कहाँ हुई थी? 5 जुलाई 1934 में लंदन में हुई थी। इसका उद्देश्य बैडमिंटन के खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाना और खेल की नियमावली को मानकीकृत करना है। IBF का नाम 2006 में बदलकर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कर दिया, BWF कर दिया इसका नाम, BWF। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो याद रखिए कि अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ की स्थापना 1934 को हुई थी, 5 जुलाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेटराइट मिट्टी की बात कर रहा है। प्रश्न पूछा है लेटराइट मिट्टी के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं। लेटराइट मिट्टी जो है सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है और गीली होने पर चिपचिपी या दही की तरह महसूस किया जा सकता है। मतलब ये बहुत ही चिकनी मिट्टी मानी जाती है। यह आमतौर पर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 14, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य, मतलब कि जिस राज्य में 10 वर्षों में सबसे ज़्यादा विकास, मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या डेवलप देखी गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। देख लेते हैं इसका क्या है डिस्क्रिप्शन में। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2001 से 11 के बीच मेघालय में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक देखी गई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 12, रांची शहर स्थित है। रांची किस राज्य में स्थित है? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड। इसका राइट आंसर आप समझ ही गए होंगे कि रांची झारखंड की राजधानी है। रांची शहर जो है झारखंड राज्य में स्थित है। यह झारखंड की राजधानी भी है। रांची राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है ना, समझ गए होंगे कि ये इस टाइप से, जैसे MP माना गया है, MP है, फिर इससे लगा हुआ छत्तीसगढ़ है, फिर इससे जुड़ा हुआ झारखंड है। तो झारखंड के साउथ में यहाँ कहीं रांची स्थित है। दूसरी चीज आपको समझा दें, थोड़ा सा इसको हम यहाँ से ना लेते हुए थोड़ा सा ऊपरी हिस्से में आएगा, है ना, थोड़ा सा ऊपरी हिस्से में आएगा इस टाइप से रांची, और ऊपर चला जाएगा तो रांची ये जो है यहाँ कहीं पर स्थित होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के जो बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो वह रांची के पास से भी होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए क्वेश्चन कलेक्ट करने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ कृपा करके आप इसको लाइक करें इस वीडियो को, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, और वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक
प्लीज़ कृपया करके ज़रूर करें। प्रश्न पढ़िए, किस राज्य में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? प्रश्न क्रमांक 16, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। पंजाब राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा सिंचित है। पंजाब में अच्छी सिंचाई सुविधाएं और नहरों का नेटवर्क इसका मुख्य कारण है। अन्य राज्यों की तुलना में यह अधिक, किस प्रश्न पर थे हम लोग? 16वें नंबर के। हाँ, इसका उत्तर है पंजाब। तो आपको बताएं, पंजाब राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा सिंचित है। पंजाब में अच्छी सिंचाई सुविधाएं और नहरों का नेटवर्क इसका मुख्य कारण है। अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ अधिक भूमि सिंचित होती है। प्रश्न नंबर 17, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कावेरी नदी कहाँ से उद्गम होता है इसका? कावेरी नदी का उद्गम स्थल होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। डिस्क्रिप्शन में क्या है? कावेरी एक भारतीय नदी है जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर बहती है। ठीक है भाई, इतना तो हम समझ गए कि कितने राज्यों से? कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। यह कर्नाटक प्रांत के कोडागु क्षेत्र में पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी क्षेत्र में ताला कावेरी से समुद्र तल से 1341 मीटर की ऊंचाई पर से निकलती है। मतलब ये जो बहती है समुद्र तल से 1341 मीटर की ऊंचाई पर से निकलती है। कहाँ से? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। इस प्रश्न में थोड़ा सा मुझे डाउट है। ठीक है, सही है। कावेरी नदी कर्नाटक राज्य से उद्गम होता है इसका। ठीक है, सही है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? मतलब इनमें से जो 3 जिले हैं वह गोमती नदी के किनारे हैं, लेकिन एक नहीं है, बताना है। प्रश्न नंबर 18, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रकूट। चित्रकूट आपको पता है सरयू नदी के किनारे है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर ये तीनों जगह से, तीनों जिलों से गोमती नदी के किनारे पर स्थित है, तीनों शहर। और जबकि चित्रकूट नदी इस नदी के किनारे नहीं, यह जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है। चलिए, यहाँ तक आपको बात समझ में आई? अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है, जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित हैं? प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़े कि चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है। हम देख लेते हैं, एक ऐसे इस टाइप से हम भारत का नक्शा बना लेते हैं। यहाँ कहीं यहाँ कहीं आपको पड़ेगा कोलकाता। ठीक है ना, कोलकाता यहाँ होगा। और यहाँ कहीं आपको पड़ता है चेन्नई, सॉरी यहाँ पड़ेगा चेन्नई होगा, यहाँ कोलकाता होगा। तो दोनों ही समुद्र के किनारे पर स्थित है। ठीक है ना, यहाँ भी ये भी समुद्र के किनारे स्थित है, ये भी समुद्र के किनारे पर स्थित है। तो फिर दोनों के वाटर का
टेम्परेचर चेंज क्यों है, यहाँ की एयर का टेम्परेचर चेंज क्यों है। क्या पूछ रहा है कि चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु से गर्म क्यों रहती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है क्योंकि चेन्नई कोलकाता की अपेक्षा समुद्र तट से कुछ ही दूरी पर है, और चेन्नई के आसपास रेत ही रेत है। क्या ये कारण है। चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है, ये हो सकता है। वहीं चेन्नई ठंडी हवाओं के मार्ग में नहीं पड़ता है, जबकि कोलकाता ठंडी हवाओं के मार्ग में पड़ता है। ऐसा नहीं है भाई। देखिए, एक होती है आपकी कर्क रेखा, कर्क रेखा होती है, नीचे पाई जाती है विषुवत रेखा। देखिए, इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग नहीं बता रही मैं, अर्थ के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ठीक है। अब इसको एक बीच में कर्क रेखा होती है, नीचे विषुवत रेखा होती है, ऊपर मकर रेखा होती है। तो आपको बता दें कि ये जो टेम्परेचर है यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर होता है, सर्दी गर्मी बराबर टेम्परेचर में पाया जाता है। लेकिन इसके जब ऊपर की ओर जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है, फिर इधर की तरफ जाते हैं तो और टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो यही कारण है कि जो चेन्नई पड़ता है नीचे साउथ की ओर पड़ता है, इसलिए ये गर्म होता है। और ये जो कोलकाता है वह मध्य में पड़ता है, थोड़ा सा ऊपरी क्षेत्र में आ जाता है, तो ये जो हो जाएगा यहाँ की हवा ठंडी होती है। तो 19 नंबर का प्रश्न हो जाएगा सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि चेन्नई विषुवत रेखा के सबसे अधिक समीप है, इसलिए चेन्नई गर्म रहता है। मतलब इस टाइप से जैसे जैसे साउथ में हम जाते हैं तो इस टाइप से इधर टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और मध्य में जो है नॉर्मल रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या कह रहा है कि चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक निकट स्थित है, जिससे यहाँ की जलवायु अधिक गर्म रहती है। विषुवत रेखा के समीप स्थित होने के कारण चेन्नई को अधिक सीधी सूर्य की किरणें प्राप्त होती हैं। दूसरा कारण यह भी है कि जो मध्य में होता है सूर्य की किरणें सीधी रेखा में पड़ जाती हैं, और जिससे तापमान उच्च रहता है। जबकि कोलकाता विषुवत रेखा से थोड़ी दूर है, और यहाँ की जलवायु पर मौसमी प्रभाव और ठंडी हवाओं का असर भी होता है। मतलब यहाँ टेम्परेचर कम रहता है कोलकाता के पास। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं, क्यों। कर्क रेखा मैंने आपको बता दी मध्य में से होती जाती है। ऑप्शन देख लीजिए। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, ठीक है। भारत के निवासी उष्णकटिबंधीय से आए हैं, हो सकता है। जनसंख्या का अधिक घनत्व घनीकरण उष्णकटिबंधीय भाग में है। यह देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। प्रश्न क्रमांक 20, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डी क्या कहता है कि भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, लेकिन इसे उष्णकटिबंधीय देश कहा जाता है। क्योंकि यहाँ की जलवायु और मौसमी परिस्थितियां उष्णकटिबंधीय मानसून द्वारा बीस नंबर का प्रश्न था ना, ठीक है। नियंत्रित होती है। मानसून के प्रभाव के कारण यहाँ की जलवायु उष्ण और आर्द्र होती है, जो उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशेषताएं हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए हम क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश की सीमा असम, नागालैंड और भूटान से लगती है, लेकिन मणिपुर की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती। मणिपुर अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में स्थित है।
देखो थोड़ा सा मैप के माध्यम से देख लेते हैं। इस टाइप से हम साउथ का नक्शा बनाते हैं, इस टाइप से ना साउथ का। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश पड़ता है इस क्षेत्र में। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, यहाँ से कुछ असम हो जाता है, फिर आता है नागालैंड, फिर मणिपुर आता है, इधर होता है त्रिपुरा, सॉरी मिजोरम हो जाएगा, यहाँ त्रिपुरा हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा मेघालय, ये हो जाएगा मेघालय क्षेत्र। तो जो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और ये हो जाएगा त्रिपुरा। इतनी बात आपको समझ में आई। अरुणाचल प्रदेश की सीमा मिजोरम से नहीं लगती, सॉरी मणिपुर से नहीं लगती, ठीक है। नागालैंड आएगा, फिर मणिपुर आता है, समझ गए, फिर मिजोरम आएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्या कहता है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। पूर्व में आपको बताना है कि कौन सा राज्य आता है और पश्चिम सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखो 29, 33 और 31, 32, 14, ये 2 नंबर हमारे इम्पोर्टेंट है। तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर तो पहला वाला ही हो जाएगा 1933, पूर्व से पश्चिम की लंबाई। इधर पूर्व में आ जाता है नागालैंड, सॉरी बाय मिस्टेक अरुणाचल प्रदेश आएगा। पूर्व में पड़ता है अरुणाचल प्रदेश और साउथ में पड़ता है गुजरात। पश्चिम में, सॉरी बाय मिस्टेक, इधर पूर्व में आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में पड़ता है गुजरात। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2933 किलोमीटर। आई बात समझ में। चलो भाई अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 कहता है कि वह राशि है जिसके द्वारा पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से प्राप्त आय उसके मूल खरीद मूल्य से अधिक है। इकोनॉमिक क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूंजीगत लाभ। देखो पूंजीगत लाभ वह राशि है, देख लेते हैं, वह राशि जिसके द्वारा पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से प्राप्त आय उसके मूल खरीद मूल्य से अधिक होती है। मतलब कि लाभ की स्थिति बता रहा है, मतलब कि व्यक्ति उसकी जो क्रय करने की रेट है उसका, मतलब खरीदी की कीमत है उसकी 700, लेकिन बेचा उसको उसने 1000 में, तो इसमें उसको कितना लाभ हुआ, 300 का लाभ हुआ। वही बात ये बोल रहा है कि पूंजीगत संपत्ति की बिक्री, पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से प्राप्त आय उसके मूल खरीद मूल्य से अधिक होती, मतलब उसकी बेचने की आय ज़्यादा है और खरीदने की कम है। तो इस स्थिति को क्या कहेंगे, पूंजीगत लाभ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से क्या पीएमजेडीवाई से संबंधित है। पीएमजेडीवाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वित्तीय समावेशन। पीएमजेडीवाई प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसका उद्देश्य गरीबों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना है। अगला प्रश्न नंबर 25 है, किस वित्तीय साधन का मूल्य किसी और के मूल्य से प्राप्त होता है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्युत्पन्न। व्युत्पन्न क्या है? डेरिवेटिव्स वित्तीय साधन ऐसे होते हैं जिनका मूल्य किसी अन्य संपत्ति या वित्तीय साधन जैसे शेयर, बॉन्ड या वस्त्र धातु के मूल्य पर निर्भर करता है। जो साधन भविष्य में होने वाली कीमतों के आधार पर व्यापार या निवेश करने का मौका देते हैं। देखो हम लोग क्या करते हैं, गोल्ड खरीद कर रखते हैं, तो ये जो गोल्ड होता है यही होता है एक प्रकार से डेरिवेटिव, समझे? तो यही जो है कि ये जैसे कोई शेयर खरीदता है, कोई बॉन्ड खरीद लेता है, कोई वस्त्र धातु मतलब यही धातु की बात कर रहा है। तो ये जो होती है समय के साथ इसकी कीमत बढ़ती जाती है, जो कि भविष्य में ये जो साधन है ये भविष्य में होने वाली कीमतों के आधार पर व्यापार या निवेश करने का आपको मौका देते हैं। क्योंकि आप जब इसको आपके पास रखा है तो यह सबके समान एक मतलब ये समय के साथ इसकी वैल्यू बढ़ती है। इस प्रकार से क्या होता है कि आने वाले समय में ये आपको उस चीज का कीमत या लाभ आपको प्रदान कर सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है। अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत क्या करता है? आयात प्रोत्साहन, घाटे के बजट पर प्रतिबंध, काले धन पर नियंत्रण या निर्यात प्रोत्साहन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्यात प्रोत्साहन। क्या कह रहा है? अवमूल्यन का उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन है, क्योंकि मुद्रा के अवमूल्यन से विदेशी बाजारों में घरेलू वस्तुओं की कीमतें सस्ती हो जाती हैं, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27। नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किस रूप में किया गया है? सुनहरी क्रांति, और हाथ रखते हैं क्वेश्चन टिक हो गया। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंद्रधनुषी क्रांति। नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन इंद्रधनुषी क्रांति के रूप में किया गया है। किस प्रश्न पर थे हम लोग? अरे प्रश्न नंबर 27 पर थे। तो क्या कह रहा है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन इंद्रधनुषी क्रांति के रूप में किया गया है, जो कृषि क्षेत्र में विविधता और समृद्धि को दर्शाता है। मतलब इंद्रधनुष की तरह सभी, जिस प्रकार इसमें सारे रंग उपस्थित होते हैं, तो इस प्रकार से इसमें सारी फसलों को वर्णित इसमें किया गया है। सारी फसलों को प्रोत्साहन करती है सरकार। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 27। क्या कहता है कि भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य में है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस राज्य में सबसे ज्यादा, मतलब किस राज्य के मानव विकास करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरला। आपने देखा होगा कि केरला सबसे उच्चतम स्तर पर ही होता है। जब राज्यों की आकलन या सूचकांक जब भी आता है तो ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम में केरला सबसे ज़्यादा होता है। इसके प्रमुख मापदंड क्या हैं देख लीजिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर के मापदंडों में अग्रणी है। शिक्षा, एजुकेशन, इसके पॉइंट आप देख लीजिए। HDI इसके किस किस क्राइटेरिया पर ये सूचकांक निकलता है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, जो 16 इंडेक्स जो बताए गए थे सतत विकास लक्ष्य के, इनके आधारों पर इस सूचकांक को, इस आंकड़े को निकाला जाता है, रैंकिंग मिलती है। तो सबसे फर्स्ट आता है हमेशा ही केरला। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है? राइट आंसर हो जाएगा अपना प्यारा भारत।
मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है, जो कि विभिन्न प्रकार के मोटे अनाजों को उत्पादित करता है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के लेखक कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर, जसवंत सिंह, तुलसीदास, श्रीकांत वर्मा। ऑब्वियसली आप जानते होंगे रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। यह महाकाव्य राम भगवान के जीवन और गुणों पर आधारित है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। देखिए ये जो प्रश्न है सारे एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में। तो आपको ध्यान रहे कि आप इन प्रश्नों को रिवीजन कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है इसको लाइक भी कर दे और चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।